इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब हमें आज़ादी मिली, जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के जो है किस तरीके के हालात थे, ये हमें पढ़ना है। लाइक कृषि क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के किस तरीके के हालात थे, विदेशी व्यापार के किस तरीके के हालात थे, और आधारिक संरचना के किस तरीके के हालात थे, अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए करी, पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिले, और नेगेटिव इफेक्ट हमको क्या क्या देखने के लिए मिले। ये सारी की सारी चीजें हमें जो है यहाँ पे पढ़नी है। बट सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं वो एंटर कैसे हुए यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर कैसे एंटर हुए थे। 1757 में 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। इसी लड़ाई की वजह से, इसी बैटल की वजह से, इसी युद्ध की वजह से क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जो है एंटर किया है। और 1757 से लेके 1947 तक, 1757 से लेके 1947 तक अप्रोक्स अप्रोक्स 200 ईयर, पूरे के पूरे। वैसे तो 190 साल होते हैं लेकिन इसको 200 साल ही काउंट किया जाता है। पूरा का पूरा 200 साल तक हम जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड को जो है कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक समय काल कह सकते हो या औपनिवेशिक काल कह सकते हो। कौन कहां से कहां तक है, 1757 से लेके 1947, ये जो है इसका टाइम पीरियड है। कौन सी लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलोनियल पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, कौन सी लड़ाई हुई थी, 200 साल तक अंग्रेजों ने वो किया, और औपनिवेशिक शासन जो है 1757 से लेकर 1947 तक जो है ये होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दो वर्ड की। एक जो वर्ड है इसके अंदर, एक है कॉलोनियल। कॉलोनियल का जो है, या कॉलोनी, इसका क्या मतलब होता है। इसमें दो कंट्रीज होती हैं। ये औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जो हम कह रहे हैं कॉलोनियल पीरियड ये था, तो ये कॉलोनियल वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल वर्ड का मतलब जो है, जैसे मान लीजिए एक हो गया भारत, ठीक है, एक हो गए आपके ब्रिटिशर्स। तो इसमें क्या होता है, दो देशों की बात चल रही होती है। जैसे एक देश हो गया, ये हो गया आपका भारत, और दूसरा देश हो गया आपका ब्रिटिशर्स। तो इसमें क्या होता है, ये तो होती है रूलर कंट्री। ठीक है, ब्रिटिशर ये क्या है, ये तो रूलर कंट्री है, और ये क्या है, ये कौन सी कंट्री, ये कॉलोनी। रूलर कंट्री क्या करती है, कॉलोनी वाले की दूसरे देश की जो इकोनॉमी होती है, दूसरे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके सारे रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्लान सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मुलेट करती है। उसको जो है कॉलोनियल वो कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज को कहते हैं औपनिवेशिक। एक नंबर का कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरा जो वर्ड है वो है स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट इकोनॉमी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेगनेंट इकोनॉमी जो है इसका क्या मतलब है। स्टेगनेंट स्टेगनेंट या ये भी कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था कह सकते हो। गतिहीन अर्थव्यवस्था, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो वो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, बहुत ही कम दर से उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रही है, उसकी जीडीपी, उसकी नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम ना के बराबर बढ़ रहे हैं, या तो बढ़ ही नहीं रहे या ना के बराबर बढ़ रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को स्टैग्नेंट इकोनॉमी, गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं, कि उसके अंदर कोई भी गति नहीं है, वो गतिहीन है।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हम हमारी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, वो पूछ लेता है कभी कभार, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भाई स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो गतिहीन भी थी, वो पिछड़ी हुई भी थी, और वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था भी थी। तब जाके हमें 1947 में हमें आजादी मिली। या ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऐसे पूछ लेता है। तो गतिहीन भी थी, पिछड़ी हुई भी थी, और और जो है दूसरों के हम गुलाम भी थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको हमें, मैंने बोला भाई आपको जो है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में उपयोग करना था। इसका मतलब क्या हुआ, दो देश हैं, एक है भारत और एक है ब्रिटेन, ये दो देश हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि उन्होंने उन्होंने औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल पीरियड का जो टाइम पीरियड है, जो उन्होंने अब हम अपना गुलाम बना लिया, तो कह रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटेन वाले क्या करना चाहते थे, क्यों भारत को इसने गुलाम बनाया। तो वो कह रहा है उस टाइम में ना ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन भी कह रहा है ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था, मतलब उसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर उस टाइम पे यहाँ पे उद्योगीकरण हो रहा था, ठीक है। ब्रिटेन में उद्योगीकरण का मतलब नए नए उद्योग लग रहे थे। तो नए नए उद्योगों को लग रहे हैं अगर, तो उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, उनको वस्तु बेचने के लिए गुड्स वगैरह का मार्केट चाहिए, कई सारी चीजें चाहिए होती है जब एक अर्थव्यवस्था आधुनिक बन रही होती है। तो कह रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए इस देश को, भारत को क्या करना, आधार के रूप में यूज करना। ये कि भाई ये हमारा बेस है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे इसने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए भारत का जो है वो यूज किया। ये भी हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि भाई इसलिए जो है अंग्रेजों ने ऐसा किया। अब जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब जो है मैंने बोला आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमें कुछ चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन पहले वाले सेक्टर की। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है आर्थिक विकास की निम्न दर। ये जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस टाइम पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारा जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार थे। औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इसको मापने का कोई भी प्रयास कभी किया ही नहीं कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका इंटरेस्ट कहाँ पे था, उनका जो इंटरेस्ट है वो तो अपनी अर्थव्यवस्था पर था ना, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना था। तो जब उनका उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना था, तो वो भारत की तरफ क्यों ध्यान देंगे। आपको बेटा ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने तो कोई प्रयास नहीं किया कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है या प्रति व्यक्ति आय कितनी है। लेकिन फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने भारत, इंडिया के, ठीक है, उनके नहीं, इंडिया के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने उस टाइम पे भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर VKRV राव। कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि डॉक्टर VKRV राव है, ठीक है, और फिडले है, विलियम डिग्बी है, दादा भाई नरौजी है। 3-4 इकोनॉमिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं। मेजर तो सबने किया। आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले किसने मेजर करी थी, सबसे पहले जो मेजर करी थी वो है दादा भाई नरौजी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 1876 में दादा भाई नरौजी ने जो है सबसे पहले
सबसे पहले राष्ट्र आय प्रति व्यक्ति आय मापने का प्रयास किया था। ये तो बेटा आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद कई सारे इकोनॉमिस्ट ने, जैसे डॉक्टर VKRV राव, विलियम डिग्बी, फिराज शिडले, कई सारे वो हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी मेजर किया। लेकिन बेटा सबसे करेक्ट जो मेजरमेंट थी ना, वो इसकी थी, डॉक्टर VKRV राव की, इसलिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजर सबने करी, सबने अपने अपने एफर्ट्स लगाए जितने जिसको नॉलेज थी, लेकिन इसका जो मेजरमेंट था, इसका जो अनुमान था, वो बेटा सबसे ज्यादा, वो जो है सबसे ज्यादा सही था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अनुसार जो आपकी GDP है या जो आपकी राष्ट्रीय आय है, उसमें कितनी दर से वृद्धि हो रही थी, केवल और केवल 2% की दर से। और प्रति व्यक्ति आय, वो तो उससे भी ज्यादा बेकार थी, केवल 0.5%। ये बेटा तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसने मेजर करी, इनका सन आपको ध्यान रखना है। कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन VKRV राव का मेजरमेंट सबसे सही है। और उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली राष्ट्रीय आय में 2% और प्रति व्यक्ति आय में 0.5% की जो है इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली। और जो इकोनॉमिस्ट मैंने आपको बताए थे, RC देसाई, फिटले शिराज, विलियम डिग्बी, ये आपको और डॉक्टर VKRV राव, कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मेजर करी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, 1947 में मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 280 रुपये, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 280 रुपये जो है वो थी। और अगर एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भाई, मैंने बोला दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले मेजरमेंट करी 1876 में, ठीक है। तो भाई तो भाई उनके अकॉर्डिंगली कितनी मेजरमेंट आई थी, तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंगली जो राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ थी, राष्ट्रीय आय। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले करी 1876 में करी, और उनके उनके अनुसार कितनी आई, 340 करोड़ राष्ट्रीय आय। VKRV राव ने करी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर साल वार्षिक एनुअली कितनी दर से वृद्धि हो रही है। तो राष्ट्रीय आय में 2% से और प्रति व्यक्ति आय में 0.5% से वृद्धि हो रही थी। और 1947 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं, उस टाइम पे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 280 रुपये थी। ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। विकास की निम्न दर, लो डेवलपमेंट इकोनॉमिक, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। अब हम बात करते हैं कि जी कृषि क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने जो है क्या क्या किया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने जमींदारी प्रथा, तीन तरीके की प्रथाएं होती हैं, जमींदारी प्रथा महलवाड़ी और रेतवाड़ी। तो हमें फिलहाल क्या पढ़ना है, उन्होंने क्या करा, जमींदारी प्रथा को लॉन्च किया। ये जो तीनों सिस्टम होते हैं ना बेटा, ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के सिस्टम होते हैं। हमें तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या चलाया, जमींदारी प्रथा। इसके अंदर क्या होता है, एक होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक होते हैं जमींदार, और एक होते हैं किसान। तीन बंदों की यहाँ पे बात चल रही होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, सब कुछ तो अभी इन्हीं के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से जमीन छीन कर ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों को क्या कहती है कि मेरे भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, इन्होंने तो इससे क्या कर लिया, जमीन छीन ली, ठीक है, इनसे जमीन छीन ली। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों को ये कहती है कि हम आपको, अब जमीन किसके पास है, इनके पास है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है हम आपको इस जमीन का मालिक बना देंगे, हम आपको इस जमीन का मालिक बना देंगे, लेकिन कंडीशन ये है, आपको बदले में एक फिक्स अमाउंट हमको देना पड़ेगा एज अ टैक्स। जमींदार को कहती है
जमींदार कहते हैं ठीक है, आप हमें जमीन का मालिक बना दीजिए, हम आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे एज अ टैक्स। तो इन्होंने, बात हो गई डन। अब मालिक कौन बन गया, ये। अब जमींदार जो है किसानों से जितना चाहे, अब तो जमीन नहीं रही, किसानों को अगर खेती करनी है तो भाई रेंट रेंट पे लो, किराए पे लो और करो खेती। तो बेटा ये इनसे बहुत ही ज्यादा रेंट जो है, बहुत ही हाई रेंट जो है इनसे चार्ज करते थे। और जब चाहे इनको निकाल दिया, जब चाहे इनको रख लिया, इनका शोषण करते थे बहुत ज्यादा। कौन, जमींदार। और बेचारा किसान कहाँ जाए, इनके पास तो जा नहीं सकता, इन्होंने ही तो करा सब कुछ। तो फिर इसके पास जा नहीं सकता, इससे रिलेशन है नहीं अच्छे, तो ये बीच में फंसा हुआ है। लेकिन बेचारा कृषि को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे जीवन जीने का और कोई दूसरा साधन जो है उसके पास नहीं था। तो कृषि क्षेत्र के अंदर उन्होंने सबसे पहले जमींदारी प्रथा को चलाया, जिसमें जमींदारों ने किसानों का पूरी तरीके से शोषण किया। फिर जो है अगला लिखा हुआ है बेटा, व्यवसायिक व्या- व्यवसायीकरण का दबाव, इसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आ गए ब्रिटिश और यहाँ पे आ गए भारत के किसान। तो पहले क्या होता था बेटा, भारत का जो किसान था वो जो खेती करता था उसको कहते हैं उसको कहते हैं निर्वाह निर्वाह खेती। ठीक है, निर्वाह खेती भी कह सकते हो या जीवन निर्वाह खेती भी कह सकते हो। निर्वाह खेती या जीवन निर्वाह खेती एक ही चीज होती है। मतलब किसान केवल उन फसलों को उगाता था जो उसके जीवन जीने के लिए जरूरी है। जीवन को निर्वाह मतलब चलाना, जीवन को चलाने के लिए जो भी फसल जरूरी है उस चीज की खेती की जाती थी। जैसे कि गेहूं, चावल, ये वाली चीजें जो वो खाता था वही वो उगाता था। तो वो पहले ये करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने बोला उस टाइम पे आधुनिक अर्थव्यवस्था हो रही थी, ब्रिटिश वालों की उद्योगीकरण हो रहा था वहां पे। तो वहां पे जब उद्योगीकरण हो रहा था ब्रिटिश के अंदर, नए नए उद्योग वहां पे लग रहे थे। तो इनके उद्योगों को जो है कच्चा माल चाहिए था। ठीक है, कई सारे उद्योग यहाँ पे लग रहे थे तो इनके उद्योगों को रॉ मटेरियल चाहिए था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के किसानों को फोर्स करते थे। किस लिए, कि तुम कहाँ गेहूं चावल में लगे हुए हो, ये गेहूं चावल छोड़ो, ये क्या तुम गेहूं चावल उगा रहे हो, आप हमसे एडवांस में पैसे लीजिए, आप हमसे एडवांस में पैसे लीजिए। ठीक है, और आप किस चीज की खेती कीजिए, नील की खेती कीजिए। नील क्या होता है बेटा, नील जो है, जो कपड़ा उद्योग होता है, कपड़े को रंगने के लिए, कपड़े का जो उद्योग होता है, कपड़े को रंगने के लिए ब्लीच का यूज किया जाता है, नील का यूज किया जाता है। तो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश के अंदर जितने भी जितने भी कपड़ा उद्योग थे, वहाँ कपड़े को रंगने के लिए ब्लीच चाहिए था, नील चाहिए था, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो ब्रिटिशर्स ने भारत के किसानों को बोला तुम गेहूं चावल छोड़ो, हमसे एडवांस में पैसा लो और एक गेहूं चावल छोड़ के इसकी प्रोडक्शन करो आप। अब बेचारा किसान गरीब, उसके पास आती लक्ष्मी किसको बुरी लग रही है, सामने से एडवांस पैसा आ रहा है। तो किसान ने बोला ठीक है, मैं आपके लिए, अब गेहूं चावल छोड़ दो, मैं आपके लिए नील की खेती करूंगा। अब बेटा इसको, इस फसल को उगाने का नुकसान क्या है, इस फसल को नुकसान उगाने का नुकसान तो ये है, सबसे पहला, जब वो गेहूं चावल चावल उगा रहा था तो उसे बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था। अब वो इसको छोड़कर इसको उगा रहा है, तो बेटा अब गेहूं चावल बाहर से खरीदने पड़ेंगे, जितने रुपए के भी आए, महंगे आए सस्ते आए, बाहर से खरीदने पड़ेंगे। फिर पैसे हो या ना हो उसके पास, ये भी मैटर करता है। और बेटा इस फसल को उगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, इससे भूमि का जो उपजाऊपन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स के अंदर ही ये आता है। ठीक है, वो सारी की सारी क्रॉप जिसका आप कमर्शलाइजेशन कर सकते हो, कपास, जूट, कपास, नील, ये सब कैश क्रॉप्स के अंदर आती है, जिसको आप बेच के लाभ कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे की भारत के किसानों के साथ, उनको जीवन निर्वाह से कृषि के व्यापारीकरण की ओर धकेला। एडवांस पैसे देते थे कि नील की खेती करो, ताकि ब्रिटेन के जो उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग, उनको नील मिल सके एज अ रॉ मटेरियल, और वो वहां पे कपड़े को रंगने के लिए ब्लीच वगैरह का यूज कर सके।
उसके बेटा ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद जब हमें आजादी मिली, आजादी के बाद देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के कारण जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी की सारी चीजें बनी। तो जब देश का विभाजन हुआ तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था किन उद्योगों को हुआ था, इन उद्योगों को हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी देश के विभाजन के कारण जो जूट और कपड़ा की जो मिल है, जूट और कपड़ा मिल, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ये पश्चिम बंगाल में चली गई। और जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है वो बेटा पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जो उत्पादक भूमि, मतलब जो मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड है, जिसपे जो है सबसे ज्यादा, जिसपे जो है सबसे ज्यादा उपजाऊपन था, जिसमें सबसे ज्यादा खेती जो है होती थी, वो कहाँ चली गई, वो आपकी चली गई, वो आपकी चली गई पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जैसे कि मोस्ट प्रोडक्ट किस चीज की प्रोडक्ट, जैसे पटसन एक चीज होती है, पटसन, पटसन का उत्पादन जो है, मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड सारा का सारा कहाँ पे चला गया, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो है, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो है ये सारा का सारा चला गया। और बस ये आपको ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं कि विभाजन का, देश के विभाजन का किन उद्योगों पर जो है सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है जूट और कपड़ा, जूट और कपड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली प्रोडक्टिव लैंड जो है वो कहाँ चली गई, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको बांग्लादेश के नाम से अभी हम जानते हैं। किस चीज की, मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन की। तो कृषि क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे वो हमें यहाँ देखने के लिए मिल ही रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो निम्न उत्पादकता, हमारी जो उत्पादकता थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी कृषि के अंदर, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वर्षा पर निर्भरता, वर्षा पर निर्भरता, ये भी आप लिख सकते हो। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेटा ऐसा कोई भी प्रयास, उन्होंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया था जिससे पानी की व्यवस्था हो सके। हम टोटली वर्षा पे डिपेंड थे, बारिश पे। अच्छी बारिश का मतलब अच्छा उत्पादन, कम बारिश का मतलब कम उत्पादन, और अगर बारिश होएगी नहीं तो बेटा सूखा पड़ जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम एरिया था हमारे लिए। और ये भी लिख सकते हो तीसरा कि भूस्वामी, भूस्वामी और किसानों के बीच, भूस्वामी और किसानों के बीच चौड़ी, चौड़ी खाई। इसका क्या मतलब होता है, भूस्वामी कौन होता है, भूस्वामी मतलब बेटा भूमि का स्वामी, जो जमीन का मालिक है। जमीन का मालिक कौन है, जमींदार। और जो किसान जो उस पे खेती कर रहा है, उसके बीच चौड़ी खाई, मतलब इन दोनों के रिलेशन अभी मैंने आपको बताया जमींदारी प्रथा के अंदर, कि इन दोनों के जो रिलेशन है वो बेटा बहुत ही ज्यादा खराब थे। वो बहुत ही ज्यादा खराब होते गए क्योंकि ये हाई रेंट चार्ज करते थे, जब चाहे निकाल दिया, जब चाहे रख लिया, शोषण करते थे उनका। तो भाई, तो भाई इनके रिलेशन आपस में बहुत ही ज्यादा खराब होते गए। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो आप। कृषि, कृषि जो है कृषि की क्या क्या स्थिति थी उस टाइम पे, आखिर हमारी कृषि क्यों पिछड़ी हुई रह गई, इन सब चीजों की वजह से हमारी कृषि पिछड़ी हुई रह गई। और क्या हालात थे, वर्षा के ऊपर डिपेंड थे, उत्पादकता बहुत ही ज्यादा कम थी। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे। तो औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर के किस तरीके के हालात थे, अभी मैंने कौन सा पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर। कृषि बेटा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के रिगार्डिंग। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हस्तकला। हस्तकला का मतलब क्या होता है, हस्तकला का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट का काम। वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो कि हाथ से बनती हैं, उसको हैंडीक्राफ्ट का काम जो है कहते हैं। हस्तकला का काम उसको जो है, हस्तकला का काम जो है उसको हम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है,
आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनके आने से पहले ना, मतलब 1757 से पहले, 1757 से पहले भारत जो है ना, भारत हैंडीक्राफ्ट के काम में फेमस हुआ करता था। मतलब हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत का काम, बारीक स्टोन वर्क वगैरह, ये सब चीजें, हाथ से बनी चीजें भारत दूसरे देशों को बेचता था, निर्यात करता था हाथ से बनी हुई वस्तुएं 1757 से पहले, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सारी की सारी चीजें हम जो है दूसरे देशों को बेचते थे। तो उस टाइम पे बेटा, उस टाइम पे और 1757 के बाद भी सारी की सारी इंडस्ट्रीज किसकी थी? हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि भाई जब हम इस काम में फेमस हैं तो सारे के सारे उद्योग किसके होंगे? सारे के सारे उद्योग हैंडीक्राफ्ट वाले के होंगे, क्योंकि हम हाथ से बनी हुई वस्तु बेचते थे। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विउद्योगीकरण। हमें पढ़ना है कि बेटा ब्रिटिश शासन के टाइम पे या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे। औद्योगिक मतलब अंग्रेजों ने क्या उद्योग लगाए? क्या करा उद्योगों का? मतलब इन हैंडीक्राफ्ट की कुछ हेल्प करी? कुछ और नए, कोई और नई नई इंडस्ट्री लगाई या नहीं लगाई? कुछ करा या नहीं करा इन्होंने, ये हमें पढ़ना है। तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है विउद्योगीकरण। विउद्योगीकरण यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने भी आपको उद्योगीकरण का मतलब बताया था। औद्योगिकरण का मतलब होता है नए नए उद्योग लगाना, लेकिन विउद्योगीकरण का मतलब होता है, विउद्योगीकरण का मतलब होता है कि जो उद्योग लगे हुए हैं उसको भी हटा देना, उसको कहते हैं विउद्योगीकरण। मतलब अंग्रेजों ने उद्योग लगाए नहीं, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का भी कोई विकास नहीं किया, उल्टा क्या कर दिया? अविकसित कर दिया उनको, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट के उद्योग लगे हुए थे उनको भी उन्होंने हटा दिया। क्वेश्चन ये है भाई, ये जो लगे हुए थे इनको क्यों हटा दिया? इसको हटाने से इनको क्या मिल रहा था? कि जो भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट लगे हुए थे इनको हटा दिया। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे बेटा उनके दो ऑब्जेक्ट थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। देखिए, सबसे पहले तो वो भारत को जो है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना बेटा, इस पॉइंट की वजह से इन्होंने ऐसा किया। वो जो है भारत को, वो जो है भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। और देखो, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्यों खत्म कर दिया? उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि ये भारत है और ये हो गया आपका ब्रिटिश। ठीक है, या ब्रिटेन लिख लो यहाँ पे। अब देखिए, ये भारत है और ये ब्रिटेन है। तो मैंने बोला पहले यहाँ से क्या होता था, यहाँ से कच्चा माल जाता था। यहाँ से क्या होता था? यहाँ से जो है, यहाँ से जो है कच्चा माल जाता था। सबसे पहली बात तो क्यों जाता था यहाँ से कच्चा माल? क्योंकि मैंने ये बोला कि भाई यहाँ पे जितने भी उद्योग थे, यहाँ पे जितने भी उद्योग थे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। जैसे मैंने आपको एक ऊपर नील का एग्जांपल दिया। तो इन्होंने देखा कि भाई भारत के पास तो कच्चा माल भरपूर मात्रा में है, भारत के पास कच्चा माल बहुत है, यहीं से कच्चा माल लेके जाओ। तो ये हमसे बहुत ही सस्ते दामों में कच्चा माल लेके जाते थे और अपने उद्योगों को देते थे। इनके उद्योग क्या करते थे? इनके उद्योग उस कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते थे। इनके उद्योग उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे मशीनों की हेल्प से। अच्छा जी, अब इन्होंने देखा कि यहाँ से तो हमने रॉ मटेरियल ले लिया बहुत ही सस्ते दामों पे, हमने इनसे रॉ मटेरियल ले लिया बहुत ही सस्ते दामों में, और हमारे उद्योगों ने मशीन की मदद से उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको बेचना भी तो है, वस्तु तो बन गई लेकिन अब उसको बेचना भी तो है। तो इन्होंने देखा कि भारत के पास कच्चा माल तो है ही, और ये बेचने के लिए बाजार जो है, ये बाजार भी बहुत बढ़िया है। लोगों को हमारी वस्तु जो है, लोगों को हमारी वस्तु पसंद आएगी, ये मार्केट बहुत अच्छी है। लेकिन अभी इस मार्केट के अंदर कौन है?
अभी इस मार्केट के अंदर अभी इस मार्केट के अंदर तो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं। अभी लोग कौन सी वस्तु खरीदते हैं? हैंडीक्राफ्ट की वस्तु खरीदते हैं। तो इनकी वस्तु अगर यहाँ आएगी तो बिकेगी कैसे, जब ये यहाँ पे नहीं होगा तभी तो इनकी वस्तु बिकेगी। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इसको हटाया, क्योंकि बेटा जब तक ये नहीं हटेगी तो फिर इनकी वस्तु यहाँ पे आएगी तो इनकी बिकेंगी कैसे। तो जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, हैंडीक्राफ्ट को हटाओ। इनको हटाना हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये हटेंगी फिर इनकी वस्तु आएगी और फिर तभी तो बिकेगी भारत के कोने कोने में। तो इन्होंने क्या किया, इनको हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको हटाने के लिए एक चाल चली। क्या? कि भाई ये हो गया भारत, यहाँ से हम कच्चा माल जो है ये लेकर जा रहे हैं। इन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया जिसका नाम है भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या था? भेदभाव का मतलब पक्षपात करना, या विभेदात्मक भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। कि इसका मतलब ये था कि अगर ये बंदे भारत से कच्चा माल लेके जाते थे बहुत ही सस्ते दामों पे, और वो भी बिना किसी टैक्स के, टैक्स नहीं देते थे, और अपना तैयार माल लेकर आते थे भारत में, वो भी बिना किसी टैक्स के, विदाउट टैक्स। ये भारत से बिना किसी टैक्स के कच्चा माल लेके जाते थे, और मतलब कि कच्चे माल का बिना किसी टैक्स के निर्यात होता था, और बनी बनाई वस्तुएं जो तैयार माल है उसका आयात होता था बिना किसी टैक्स के। इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने अपने लिए तो कोई टैक्स नहीं, जब इनको आयात निर्यात करना है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर किसी भी हैंडीक्राफ्ट वाले को अगर कुछ करना है, आयात निर्यात कुछ भी, तो उस पे ये क्या कर देते थे, हैंडीक्राफ्ट वाले पे, उस पर जो है ये बहुत ही ज्यादा भारी टैक्स, बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगा देते थे। अपने पे कोई टैक्स नहीं और हैंडीक्राफ्ट वाले पे टैक्स लगा देते थे। टैक्स लगने से क्या होता है बेटा, टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ जाती है। उनकी वस्तु तो बेचारी पहले ही हाथ से बनती थी, हैंडीक्राफ्ट वालों की वस्तु हाथ से बनती थी, और इनकी वस्तु मैंने बोला मशीन से बनती थी। तो बेटा जो चीज हाथ से बनती है उसकी उसकी कॉस्ट ऑलरेडी महंगी होती है, और उस पर और टैक्स लगा दोगे तो और महंगी हो जाएगी। इनकी मशीन से बनती है, इनकी जो सस्ती है। तो बेटा जब इनकी वस्तु महंगी हो गई तो सिंपल सी बात है, उपभोक्ता इसकी वस्तु को क्यों खरीदेगा। जब इसकी वस्तु महंगी हो गई, एक तो पहले ही महंगी, और दूसरा, एक तो पहली महंगी, और दूसरा क्या कहते हैं, टैक्स लगा के और महंगी बन गई। तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी की वजह से हैंडीक्राफ्ट जो है, इस पॉलिसी की वजह से हैंडीक्राफ्ट पे बहुत ही ज्यादा जो है इफेक्ट देखने के लिए मिला। एक तो ये रीजन है इसका। दूसरा बेटा इसका रीजन है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, इनकी वस्तु मशीन से बनती थी, तो ये मशीन से बनी वस्तुओं से प्रतियोगिता जो है, मशीन से बनी वस्तुओं से प्रतियोगिता जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि मशीन से जो वस्तु बनी इनकी, ब्रिटेन वालों की, ये बहुत ही सस्ती थी और अच्छी क्वालिटी की होती थी, उपभोक्ता को पसंद आने लग गई। तो जब उपभोक्ता को इनकी वस्तुएं पसंद आने लग गई, अब हैंडीक्राफ्ट की खत्म, ये भी पॉलिसी लेकर आ गए, मशीन की वस्तु बन रही है, और मांग का नया स्वरूप, मांग का नया स्वरूप। अब लोगों की डिमांड चेंज हो गई पूरी। पहले लोग हैंडीक्राफ्ट की वस्तु खरीदते थे, लेकिन अब लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि उनकी वस्तु महंगी है। भाई जब उनको सेम वही चीज कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी में मिल रही है तो लोग क्यों खरीदेंगे। तो लोगों का डिमांड का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो जब लोगों ने जब उन्होंने देखा कि बढ़िया है, हमारी वस्तु तो बिक रही है, भाई अच्छी खासी लोगों ने हैंडीक्राफ्ट को तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। जब उनकी वस्तु बिकने लग गई, लोगों ने हैंडीक्राफ्ट को त्याग दिया, तो वो भारत के अंदर रेल लेकर आ गए। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, 1850 या 1853, कुछ भी आ जाए एमसीक्यू में, दोनों ही ठीक है। कई कभी कभी 50 आ जाता है, कभी कभी 53 आ जाता है, दोनों ही ठीक है। दोनों कभी कभी भी नहीं लिखे हुए आएंगे, ठीक है। वैसे एक्चुअल में 1853 में आई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो फिर और फायदा उठाने के लिए कि और वस्तु हमारी बिके, वो रेल को लेकर आ गए, ताकि भारत के कोने कोने में इनकी वस्तु बिके, क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है, लोग अब खरीद रहे हैं उनकी वस्तुओं को। तो भारत के कोने कोने तक उनकी वस्तु बिक सके,
वो रेल लेकर आए। तो आपको ध्यान रखना है 1853 में पहली रेल चली बॉम्बे से ठाणे। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अपने फायदे के लिए, ताकि उनकी वस्तु भारत के कोने कोने तक बिक सके, इसलिए बेटा वो रेल को लेकर आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो औद्योगिक क्षेत्र के इस तरीके के कुछ हालात थे, हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने ऐसे ऐसे खत्म किया। और उसके बाद और भी अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो भाई हमारे पास कोई भी पूंजीगत वस्तु का कोई उद्योग नहीं था। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जो पूंजीगत वस्तु बनाते हैं, जैसे कि मशीन वगैरह। पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है बेटा? वो वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती है, उत्पादक इनका यूज करते हैं और इनकी मदद से वस्तु वगैरह बनाते हैं। जैसे कि मशीन। मशीन एक पूंजीगत वस्तु है, किसकी? क्योंकि इसकी मदद से और वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है। उस वस्तु को पूंजीगत वस्तु कहते हैं जिसकी मदद से आप और वस्तुओं का निर्माण कर सको। इसके अलावा उस टाइम पे सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा सीमित था, बहुत ज्यादा इतना वाइडर जो है सार्वजनिक क्षेत्र नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके के हालात थे औद्योगिक क्षेत्र के। ये आपको जो है बेटा, ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा अगर यहाँ एक कृषि क्षेत्र में, एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपसे ये पूछे कि 1947 में कितने लोग, 1947 में 1947 में, ठीक है, 75% से अधिक जनसंख्या, 75% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी, काम कर रही थी, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं था। और अगर वो आपसे ये पूछे कि 1947 में इसका जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में कितना योगदान था, तो बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है 95%। देखो जीडीपी कैसे बनती है? जीडीपी जो बनती है वो बेटा बनती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से क्या होता है? इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से जो है जीडीपी बनती है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था जीडीपी में? 95%। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, कई बारी जो है पूछा जाता है, ठीक है। और इसका कितना था बेटा द्वितीयक का? ये था 16.3%। ये क्वेश्चन आपको बेटा बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये अलग से आपको लर्न करने हैं। ये जीडीपी में योगदान है बेटा, जीडीपी में कितना योगदान था 1947 में, ठीक है, 95%। और ये क्या है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कितने काम कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने काम कर रहे हैं, ये भी आगे भी आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बारी पूछे जा रहे हैं। अब हम बात अब हम बात करते हैं विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार के जो है, विदेशी व्यापार के जो है किस तरीके के हालात थे। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि विदेशी व्यापार होता क्या है। तो बेटा जब भी हम दो देशों के बीच से वस्तु सेवाओं को खरीदते हैं उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। जब भी दो देशों की बात चल रही है, जब हम दूसरे देशों से वस्तु खरीदना और दूसरे देशों को वस्तु बेचना विदेशी व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, कुछ भी कह सकते हो। तो विदेशी व्यापार की बेटा अगर हम बात करें तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई भारत ने क्या करा, भारत से कच्चा माल जाता था, बनी बनाई वस्तुएं, तैयार माल, फिनिश गुड्स ब्रिटिश से भारत की तरफ आता था। इनके आने से पहले 1757 से पहले 1757 से पहले हमारे बेटा कई सारे देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हम बहुत सारे देशों के साथ, हम आयात निर्यात करते थे। लेकिन जब से ये आए तो बेटा हमारे दूसरे देशों के साथ जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे बेटा, वो सारे के सारे हमारे खत्म होते गए। और विदेशी व्यापार पे केवल ब्रिटेन का एक अधिकार हो गया। मतलब कि मेजोरिटी, ये कह सकते हो 85% की जो मेजोरिटी है, मतलब मोस्टली जो आयात निर्यात है वो किसके बीच में होता था?
भारत के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। भारत से कच्चा माल जाता था, ब्रिटेन से वस्तु आती थी, भारत से जाता था, ब्रिटेन से आती थी। तो एकाधिकार का मतलब होता है उसी का ही कंट्रोल हो गया, उसी की ही मोनोपोली हो गई, बस यही चलता रहता था। कच्चा माल जाता था बिना किसी टैक्स के, तैयार माल आता था बिना किसी टैक्स के। हमसे ही कच्चा माल लेके जाते थे सस्ते में, और हमको ही वस्तु बेचते थे बहुत ही ज्यादा महंगी। तो इस तरीके से हमारे सब देशों के साथ रिलेशन खत्म होते गए। और इन्होंने क्या करा आपको ये ध्यान रखना है बेटा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, एक वर्ड होता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो वस्तुओं का आयात निर्यात दर्शाता है। इसके अंदर तीन वर्ड होते हैं, एक होते हैं संतुलित, एक होता है घाटे का, और एक होता है बचत का। तो बेटा बचत का कब होता है ये भी मैंने आपको बताया था, जब आपका निर्यात ज्यादा हो जाता है आयात से, तो बचत का होता है। तो भाई उस टाइम पे हमारा सरप्लस वाला ही था। व्यापार शेष, व्यापार शेष जो है ये हमारा सरप्लस वाला ही था। जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो बेटा व्यापार शेष क्या होता है कि आपने एक देश ने दूसरे देश को कितनी वस्तुओं का निर्यात किया और कितनी वस्तुओं का आयात किया, निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा विदेशी व्यापार वाले चैप्टर में। तो तो उस टाइम पे हमारा सरप्लस का ही था, मतलब हमें फायदा हो रहा था, निर्यात ज्यादा हो रहा था, आयात कम हो रहा था। लेकिन बेटा इस सरप्लस का यूज अंग्रेजों ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे नहीं करा। इसका तो यूज उन्होंने वॉर के इक्विपमेंट खरीदने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को यूज करने के लिए इस सरप्लस का यूज किया। इसका 1 रुपया भी भारत की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने जो है नहीं लगाया। और जितना भी जो भी उन्हें काम धंधा करना होता था, युद्ध के खर्चे, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, वो सब भारत के खजाने से ही पूरे होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने भारत की संपत्ति का जो है बहिर्प्रवाह किया। बहिर्प्रवाह का मतलब भारत से कहाँ ले गए, अपने देश में ले गए, ये भी कह सकते हो, या भारत की संपत्ति का खराबा कर दिया। इसमें बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ये से मैंने बोला भाई ब्रिटेन की तरफ भारत से ब्रिटेन की तरफ कच्चा माल जाता था, ठीक है, रॉ मटेरियल जाता था, और फिनिश गुड्स आते थे। तो बेटा ये आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट जो है वो लगती थी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक कैनाल है जिसका नाम है सुएज कैनाल, ठीक है, ये है सुएज नहर, इसको कहते हैं सुएज नहर भी कह सकते हो, सुएज कैनाल भी कह सकते हो। ये जो नहर है, ये जो कैनाल है ना, ये भारत के बीच में और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट रूट क्रिएट करती है। इसको जो है अंग्रेजों ने, आपको ये ध्यान रखना है, 1869 में 1869 में अंग्रेजों ने इसे ओपन कर दिया ताकि भारत और इसके बीच में एक डायरेक्ट रूट क्रिएट हो सके। और इससे क्या हुआ बेटा, इनकी यातायात की लागत, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा सस्ती आने लगी। और ज्यादा जो है ये क्या करने लग गए, और ज्यादा जो है ये आयात निर्यात करने लग गए। तो ये बेटा बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि सुएज कैनाल या सुएज नहर जो है ये कब ओपन हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1869 में इसको जो है ओपन किया गया था। ये एक डायरेक्ट रूट क्रिएट करता है भारत और ब्रिटेन के बीच में, ताकि इनकी यातायात की लागत जो है वो कम आ सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे डेमोग्राफिक के किस तरीके के हालात थे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनांकिकी, का मतलब पॉपुलेशन के किस तरीके के हालात थे। ये बेटा बहुत आसान चीज है, डेटा का ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको डेटा याद रखना है। उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाई डेथ रेट थी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कितनी थी, 45 प्रति चाहे तो आप ये 45 भी लिखा हो सकता है बेटा आपकी बुक में, 48 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई डेथ रेट। डेथ रेट जो थी बेटा उस टाइम पे 48 प्रति हजार थी, ठीक है। और सॉरी, ये बर्थ रेट है बेटा, ये बर्थ रेट है। और यहाँ पे लिखेंगे हाई डेथ रेट,
ये थी 40/1000। उस टाइम पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाई थे, ये आपको ध्यान रखना है। 48/1000 और 40/1000। डेथ बर्थ रेट कितनी थी? बर्थ रेट कितनी थी? 48, मतलब कि 1000 में से डेथ रेट कितनी थी? 40/1000, मतलब 1000 में से 40 बंदे मरेंगे ही मरेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये बहुत ही ज्यादा थे। उसके बाद है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है उच्च शिशु मृत्यु दर। ये भी बेटा बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है, इसको IMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मतलब वो सारे के सारे बच्चे, IMR क्या होता है? वो सारे के सारे बच्चे जो कि 1 साल होने से पहले ही मर जाएंगे। वो सारे के सारे बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाएंगे, उसको बेटा IMR में काउंट किया जाता है। तो ये कितने थे? ये थे 218/1000। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से गारंटीड है कि 218 बच्चे जो हैं वो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर था वो इतना जो है फैसिलिएट नहीं था, इस वजह से। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सामूहिक निरक्षरता, इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी रेट कितनी थी बेटा? 84%। मतलब वो बंदे जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, निरक्षर है, कुछ आता ही नहीं। तो बेटा अगर 84% इलिटरेसी रेट है तो लिटरेसी रेट कितनी होगी? लिटरेसी जो है, साक्षरता दर कितनी होगी? साक्षरता की जो दर है वो होगी 16%। ये आपको ध्यान रखना है। और फीमेल्स की जो है बेटा इसमें बहुत ही ज्यादा कम थी, केवल केवल 7%। तो आपको ये देखना पूछा है, आपको देखना पड़ेगा कि उसने इलिटरेसी पूछी है या लिटरेसी पूछी है। भाई जो लिटरेसी है वो है 16 और इलिटरेसी है 84, और फीमेल की कितनी है? फीमेल की है 7। तो बच्चा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है इलिटरेसी, बच्चे को याद होता है लिटरेसी, वो 16 ही लिख देता है। तो आपको देखना पड़ेगा साक्षरता पूछा है उसने या निरक्षरता पूछा है, क्या पूछा है। साक्षरता का मतलब वो बंदे जो पढ़ लिख सकते हैं, निरक्षरता का मतलब वो बंदे जो पढ़ लिख नहीं सकते, कुछ नहीं आता उन्हें, अंगूठा छाप है। तो वो थे 84%। प्लस यहाँ पे जो है लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, केवल 32 साल ऑन एन एवरेज। 32 साल बंदा जीता था। 32 से ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा, 30, 31, 34, 35, लेकिन उसके बाद तय मरेगा ही मरेगा, क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज्यादा कम थी। लोग अपनी इनकम का सारा केवल जीवन यापन के लिए करते थे, केवल उन चीजों पर खर्च करते थे अपनी इनकम को जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, जिसकी वजह से लो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, IMR, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ये हमको देखने के लिए मिलता था। इसके रिगार्डिंग बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो सारी चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा बेटा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जो सेंसस है ना, सबसे पहली जो जनगणना है वो बेटा कब हुई है? वो हुई है 1881 में, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम पे ही सबसे पहली जनगणना हुई है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1881 में 1881 में सबसे पहली जनगणना जो है ये हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ये क्या होता है बेटा? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसको कहते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आपकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी ग्रोथ को एक सिस्टमैटिक वे में प्रिस्क्राइब करता है। ये ट्रांजिशन मतलब कि इसके अंदर 3 फेसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है स्टेज 1, एक होती है स्टेज 2 और एक होती है बेटा स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है? जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट होती है दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाई होती है। स्टेज 3 में क्या होता है? जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट होती है दोनों ही बहुत ही ज्यादा डाउन होती है। और स्टेज 3 में क्या होता है? बर्थ रेट तो हाई होती है, डेथ रेट जो है वो कम होती है। ये तीनों आपको बेटा ध्यान रखने हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, पहले तो हम इस स्टेज पे थे, ये वाली कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, ये किसकी होती है, ये होती है अल्प विकसित की। ये कौन सी अर्थव्यवस्था की होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस स्टेज में होती हैं। उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये किसकी होती है, ये होती है बेटा विकासशील की। मतलब उन्होंने अपना डेथ रेट कम कर लिया, मतलब हेल्थ स्ट्रक्चर अपना अच्छा कर लिया उन्होंने, लेकिन बर्थ रेट वहीं की वहीं है। और ये होती है बेटा विकसित की, जिसमें जिसमें बर्थ रेट भी कम है, लोग पढ़े लिखे हैं, पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और डेथ रेट भी कम हो गई, हेल्थ स्ट्रक्चर वगैरह ये भी हमने अपना सही कर लिया। ये होती है विकसित अर्थव्यवस्था की। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं। ईयर ऑफ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं, महाविभाजन का वर्ष कौन सा है। हिंदी में अगर हम बात करें तो वो आपसे पूछेगा कि महाविभाजन का जो वर्ष है वो क्या है। तो बेटा पहले तो हम इस स्टेज पे थे, स्टेज 1 पे, लेकिन 1921 में 1921 में हम जो है स्टेज 1 से स्टेज 2 पर आ गए। तो वो आपसे अगर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाविभाजन का वर्ष किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये है महाविभाजन का वर्ष 1921, और ये महाविभाजन का वर्ष है। और अगर वो आपसे ये पूछे कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत में भारत ने स्टेज 1 से स्टेज 2 पर कौन से ईयर में कदम रखा, तो भी बेटा यही इसका आंसर होगा 1921। ये जो साल है इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा साल है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय उल्टा जो है घट गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जनांक के संक्रमण सिद्धांत तीनों स्टेज, कौन सी स्टेज क्या होती है, महाविभाजन का वर्ष कौन सा होता है, हमने कौन से ईयर में स्टेज 1 से स्टेज 2 में कदम रखा, दोनों का आंसर 1921 ही है। और सबसे पहली जनगणना जो है वो 1881 में जो है सबसे पहली जनगणना हुई थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है डेमोग्राफिक के अंदर, और ये सारा का सारा डेटा। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के किस तरीके के हालात थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर दो चीजें आती हैं, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल और ये सारी चीजें। तो कह रहा है अच्छी सड़कें, बिजली, हेल्थ, संचार सुविधाएं, इन सब का अभाव था। ये सारी चीजें नहीं थी हमारे पास। अंग्रेजों ने कुछ थोड़ा बहुत विकास किया, किस किस चीज का, सड़क का, रेल का, बंदरगाह, जल यातायात, डाक और तार, ये उन्होंने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सड़कें बनवाई उन्होंने, रेल लेकर आए वो, पोर्ट्स बनवाए जहाँ पे जहाज उतरता है, जल यातायात, डाक और तार कम्युनिकेशन का माध्यम, ये उन्होंने किया। लेकिन बेटा ये उन्होंने क्यों किया, ये सारी चीजें, सड़कें बनवाई, रेल लेके आए, पोर्ट्स बनवाए, भारत के लिए किया नहीं, लेकिन इनका उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में था। ये सारी की सारी चीजें जो उन्होंने करी, सड़कें बनवाई, रेल बनवाई, पोर्ट्स बनवाए, ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि इनकी वस्तुएं, इनके लोगों को, इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इनकी वस्तु कोने कोने तक बिके, इसलिए रेल लेकर आए, पोर्ट्स इसलिए इन्होंने बनवाए जहाँ माल उतरता है उसको बंदरगाह कहते हैं। पोर्ट्स इन्होंने इसलिए बनवाए ताकि सारा का सारा रॉ मटेरियल एक जगह उतरे, वहां से कोने कोने में जाए, ये इसलिए इन्होंने पोर्ट्स बनवाए। कम्युनिकेशन सही से हो सके इसलिए डाक और तार लेकर आए। कम्युनिकेशन का उस टाइम पे जो सबसे सही माध्यम था वो ये था, डाक और तार, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनका ऑब्जेक्ट भारत के लोगों को फायदा देना नहीं था, ये तो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। ये आपको जो है सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तरीके के हालात थे, इसमें और आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर हम बात करें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारा लोग काम कहाँ करते थे, एक नंबर का क्वेश्चन बेटा इस पे भी आ जाता है। 72% लोग कृषि में लगे हुए थे, 10% सेकेंडरी में, और 18% जो है वो लगे हुए थे
18% जो है वो लगे हुए थे सेवा क्षेत्र के अंदर। ये बेटा आपको, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये जो प्रतिशत आपको दे रखा है ये 1951 का है, ठीक है, 1951 का ये प्रतिशत है। जैसे मैंने अभी आपको 1947 में कितना बताया था, 75% से अधिक जनसंख्या, वो 1947 का बताया बेटा, ठीक है। अगर वो बोले 1951 में कितना था, तो आप ये लिख सकते हैं 72, ठीक है। बाकी इसका 10% और इसका 18%, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में किस तरीके के हालात थे। बाकी एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इनके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं सारा का सारा, हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिया, कच्चे माल का निर्यातक बना दिया भारत को, तैयार माल का आयातक बना दिया, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई, कृषि के अंदर व्यवसायीकरण का दबाव हो गया, फोर्स करते थे उन्हें, एडवांस पैसे देते थे। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पूरे चैप्टर में नेगेटिविटी तो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों की, और पढ़ क्या रहे हैं। लेकिन बेटा कुछ उन्होंने पॉजिटिव वाले फायदे भी करे हैं। यातायात सुविधा में वृद्धि, रेल लेकर आ गए, वही रेल लेकर आ गए, अब तो वो तो चले गए, उसका यूज कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। जो पोर्ट्स उन्होंने बनवाए उसका यूज कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं। जो डाक और सुविधाएं जो लेकर आए हम ही तो उसका यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे उस उनके पॉजिटिव इफेक्ट है, वो चले तो गए। अब थोड़ी ये थोड़ी है कि जो पटरी बिछाई है वो पटरी भी ले गए रेल वाली, वो उसका यूज हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। तो बेटा ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये है आपका ये है आपका चैप्टर नंबर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस तरीके के हालात थे भारत की अर्थव्यवस्था के।